वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर अग्रवाल आज आपके सामने फिर से हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेकेंड पार्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली, प्लीज do like those videos and share among your friends also. Thank you for that. So today we have to start reflection of light part 2. In this video we'll discuss about inclined plane mirrors. Basically our target is to find the number of images when two plane mirrors आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। आज के टॉपिक में हमें यह सीखना है कि अगर हम दो प्लेन मिरर्स को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड करके रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट जो कि उन दोनों मिरर्स के बीच में रखा जाता है, सो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय दैट कॉम्बिनेशन। उस फॉर्मेशन, वहां पर जो रे फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, वो किस नेचर की होती है और कितनी इमेज फॉर्म्ड होती हैं। We have to study that. So to start this topic, first we have to understand a formula. N is equal to 360 upon theta, where theta is the angle between plane mirrors. जो mirrors है उनके बीच का जो angle है, that is theta, and N is the number of images formed by that combination. So these are the two symbols, theta and n. मान लेते हैं अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, अगर हम लोग n की वैल्यू ऑड आती है तो उसे अलग तरह से समझते हैं, और अगर एंगल की वैल्यू रखने के बाद n की वैल्यू इवन आती है तो उसे अलग जगह से पढ़ते हैं। सपोज थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री जब आप यहां पर प्लेस करोगे तो n की वैल्यू आएगी 6, जो कि ये वाला केस फॉलो करेगा। और अगर मान लीजिए हम लोग यहां पे रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, तो n की वैल्यू आएगी 5, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो इन दोनों केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जब n ऑड होता है, n की वैल्यू जब ऑड आएगी तो दो केस हैं। पहला है असिमेट्रिकली का। असिमेट्रिकली मीन्स अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और दूसरा केस होता है सिमेट्रिकली का। बेसिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स राइट बाइसेक्टर टू देम, मतलब जो दोनों मिरर्स आपस में रखे हुए हैं उनकी जो बाइसेक्टर लाइन है एंगल की, अगर ऑब्जेक्ट उस बाइसेक्टर लाइन पर कहीं रखा हुआ है तो वो कहा जाता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। जैसा मान लेते हैं ये दो प्लेन मिरर हैं जो कि आपस में एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है, तो जो इनकी बाइसेक्टर लाइन होगी, मतलब 30 डिग्री वाली, अगर इस लाइन पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सिमेट्रिकली कहा जाएगा, और इस बाइसेक्टर लाइन के अलावा अगर कहीं रखेंगे तो उसे असिमेट्रिकली कहते हैं। तो जब असिमेट्रिकली होता है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो n ही रहेंगी, द आंसर विल बी n। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस बन जाती हैं n-1। मतलब अगर हम 72 वाला एग्जांपल ले रहे हैं, हमने दो प्लेन मिरर्स को 72 डिग्री पर इंक्लाइंड किया हुआ है और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? सबसे पहले आप 360 अपॉन 72 करोगे, रिजल्ट आएगा 5, और 5 में से 1 सबट्रैक्ट कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा 4। और इसी क्वेश्चन में अगर असिमेट्रिकली रखा जाता तो आंसर आता 5, उसमें से 1 माइनस ना करना पड़ता। तो ये होता है सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली का कॉन्सेप्ट, और मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस तो बनती 5 हैं, बट 2 इमेजेस ओवरलैप ईच अदर, लेकिन 2 इमेजेस आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, जिससे वहां पर हमें एक ही इमेज दिखाई देती है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्रिकली एंड सिमेट्रिकली। और जब हम बात करते हैं इवन के केस की, सो द नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज n-1। जो भी आंसर आएगा उसमें से हमें 1 माइनस करना होगा। जैसे 60 डिग्री का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं,
360 अपॉन 60, आंसर आया 6, जो कि इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 6 - 1 5। सो अगर n की वैल्यू इवन आ रही है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं रह जाता है, हमें उससे 1 माइनस करना ही होगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। ये फॉर्मूला उस कंडीशन के लिए है जब दो प्लेन मिरर्स आपस में किसी एंगल पर इंक्लाइंड किए गए हो और ऑब्जेक्ट को उनके बीच में रखा जाए। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। याद रखेंगे आप, ऑड के केस में अलग तरह से सॉल्यूशन होता है, इवन के केस में अलग तरह से। सो इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो है कि जब हम प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जब हम दो प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखते हैं। तो पहली बात हम लोग करने जा रहे हैं, प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इस कंडीशन में हम लोग पैरेलल वाली कंडीशन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा डायग्राम को। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दो प्लेन मिरर मैंने बना दिए हैं और ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं रखा है। ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन आपको समझना है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। सो वी नो वेरी वेल वी नीड टू रिफ्लेक्टेड रेज टू एक्चुअली मीट देम और अपीयर टू मीट देम, देन द इमेज फॉर्मेशन विल बी देयर। तो एक रे ले लेते हैं हम यहां से स्ट्रेट। तो आप तो जानते हो स्ट्रेट रे जो होती है वो सेम रे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। When a ray is coming normally to the surface and strike the surface at 90 degree, 90 डिग्री पर अगर कोई रे स्ट्राइक करती है तो उसी वे में रिफ्लेक्ट। सेकेंड रे वी हैव टेकन इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे एक नॉर्मल, सपोज ये एंगल है I, तो एंगल R से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों मीट तो कर नहीं रही है। दैट इज वाई वी इंक्रीज देम बैकवर्ड्स। हम उन्हें जब इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड्स, देन द इमेज फॉर्मेशन विल बी देयर। एक इमेज यहां पर बनी I। नाउ ये जो रे है रिफ्लेक्टेड, जब ये आगे बढ़ेगी तो यहां पर स्ट्राइक करेगी। अगेन दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। तो अब जब आप इस रे को पीछे की ओर इंक्रीज करोगे, इस रे को पीछे इंक्रीज करोगे, बिकॉज यहां पर भी एक रिफ्लेक्टेड रे थी, तो यहां से एक इमेज फॉर्मेशन और हो जाएगा I डैश। ठीक है, और ये प्रोसेस लगातार इसी तरह रिपीट होता रहेगा। तो जैसे I डैश, I डबल डैश, I2, I3, I4, जैसा भी आप लिखना चाहो इमेज को उसका नाम दे सकते हो। तो जिस तरह जब तक यहां पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता रहेगा, इमेजेस उतनी ही बनती चली जाएंगी। तो अब हम जानते हैं पैरेलल के लिए जो एंगल होता है थीटा, वो होता है 0 डिग्री। तो n की वैल्यू आ जाती है 360 अपॉन 0, which is not defined, or we can say infinite. So we can say that when two plane mirrors are placed parallel to each other, then the infinite images will be formed. This concept, this combination is used in the barber shop. जैसा कि आप लोग सैलून्स में देखते होंगे, एक प्लेन मिरर आपके सामने रहता है और एक प्लेन मिरर आपके बैकवर्ड्स मतलब पीछे रहता है, तो आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखती चली जाती हैं। एक ऑप्टिशियन के यहां अगर आप जाओ, ऑप्टिशियंस रूम में भी इस कॉम्बिनेशन का यूज होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस केस। सो ये हमारा पहला केस था जब दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल रखे हों। अब हम बात करने जा रहे हैं जब दो प्लेन मिरर आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हों, तब कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। दो प्लेन मिरर्स इस तरह से हो गए 90 डिग्री पर, और ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है P सपोज। तो एक जो इमेज बनेगी, एक इस वाले मिरर की वजह से बनेगी, सपोज इसको हम नेम दे देते हैं OAB। तो P की यहां पर एक इमेज बन जाएगी P1, ये बनी है OA मिरर की वजह से। और एक जो P की इमेज बनेगी AB मिरर की वजह से बनेगी, वो ये बन जाएगी P2। द फर्स्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट P इज फॉर्म ड्यू टू मिरर OA। यहां पर बन रही है P1 और एक इमेज बन रही है P2 ड्यू टू द AB मिरर, सेकेंड मिरर। और
अगर हम बात करें जो P1 वाला है इमेज है, ये AB मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा और रफली एस्टिमेट कर लें तो यानी कि इसकी एक इमेज यहां पर भी बनेगी जो कही जाएगी P3, और ये जो हमारा P2 इमेज है ये OA के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो इसकी भी एक इमेज बनेगी। अगर हम इसको रफली एस्टिमेट कर लें, इसकी भी एक इमेज यहीं पर बन जाएगी P4। जैसा कि आप देख रहे हो P3 एंड P4 इमेजेस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। सो ओवरऑल हमें 3 इमेजेस P1, P3, P4 का एक कॉम्बिनेशन एक दिखाई देगी और P2, ये 3 इमेजेस हमें दिखाई देती हैं। और अगर हम इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो हमें इस तरह का एक सर्कल मिल जाएगा, और ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये उस पर्टिकुलर सर्कल पर आ रहे होंगे। तो इससे एक रूल हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि जब हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के बीच में रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक सर्कल के ऊपर होता है। और वो सर्कल कहां से मिलेगा? वो सर्कल मिलेगा हमें जो उसकी रेडियस होगी, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन मिरर टू द ऑब्जेक्ट पॉइंट। ये उसकी रेडियस होगी, और उसका जो सेंटर होगा वो होगा उन मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। वहां से आप एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लोगे, जो भी इमेजेस आपको मिलेंगी उस सर्कल की सरकमफेरेंस पर मिलेंगी। तो ये रूल से हमारा रे डायग्राम बनाना काफी आसान हो जाता है। अब अगर हम यहां पर बात करें थीटा की वैल्यू 90, सो एन की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन थीटा, which will become 360 upon 90, which is come 4। और अभी मैंने बताया जब n की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं 4 - 1 ओवरऑल 3। तो जैसा कि आप देख रहे हो 3 इमेजेस बन रही है, बनती यहां पर 4 है, बट यू कैन ऑब्जर्व ओनली 3 इमेजेस बिकॉज 2 इमेजेस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। सो देयर एट दैट पॉइंट यू विल सी ओनली 1 इमेज। सो दिस इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर केस। So this is the concept of placing the objects parallel and in perpendicular direction. Now we have to understand some applications of plane mirrors. Plane mirrors के भी हमारे पास बहुत सारे applications हैं। जैसा कि पहला आपको बताया बार्बर शॉप में, बार्बर शॉप का मतलब हो गया एज ए लुकिंग ग्लास, एज ए लुकिंग मिरर, और घरों में भी इसका यूज होता है एज ए लुकिंग ग्लास। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेंट यूज है हमारे प्लेन मिरर का वो यही है, एज ए लुकिंग ग्लास। दूसरा अगर हम बात करें तो पेरिस्कोप में, जो पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है जो सबमरीन्स में हमारी आई लेवल से ऊपर की जो चीजें होती हैं, हमारे विजन की लेवल से जो ऊपर की चीजें होती हैं उनको देखने के लिए पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है, उसका यूज किया जाता है। वहां पर भी प्लेन मिरर्स 45 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में रखे जाते हैं। इस तरह का डायग्राम होता है पेरिस्कोप का जेड शेप का। एक प्लेन मिरर यहां रखा होता है 45 डिग्री पर और एक प्लेन मिरर यहां पे रखा होता है। तो अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसे यहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज इजीली दिख जाती है, बिना अपनी पोजीशन को ऊपर किए उसे अपने आई लेवल से ऊपर की चीजें दिख जाती हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ ग्लास और प्लेन मिरर वी कैन से इन पेरिस्कोप। और थर्ड वी कैन से इन ऑप्टिशियंस रूम। अभी मैंने आपको बताया, अच्छा ऑप्टिशियंस रूम में जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम। ऑप्टिशियन वाले जो ऑप्टिशियन रूम में इसका कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एज ए लुकिंग ग्लास नहीं है, ऑप्टिशियन रूम की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जहां पर जब आप अपने लिए ग्लास चेक करने के लिए बैठते हो तो आपके पीछे लगा होता है सिंबल बोर्ड जिस पर सिंबल्स लिखे रहते हैं ABCD एंड ऑल, और आपके सामने कुछ डिस्टेंस पर लगा होता है प्लेन मिरर। तो उस वजह से क्या होता है कि जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज है, जैसे मान लीजिए ये है आपकी पोजीशन, ये है यहाँ साइन बोर्ड, 5 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेन मिरर लगा हुआ है, और आपको मालूम है कि जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज बनाता है उतनी ही अंदर जितना बाहर उससे ऑब्जेक्ट रखा है। तो अभी अगर देखें तो सिंबल बोर्ड की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है और इमेज बनेगी और 6 मीटर पीछे। तो इसका मतलब है क्लियर, जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए ये सिंबल बोर्ड जो है वो मिरर के अंदर 11 मीटर डिस्टेंस पर दिखाई देगा। मतलब बिना एक्चुअली रूम की लेंथ इंक्रीज किए उस पर्सन को उस रूम की लेंथ इंक्रीज अपीयर हो रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द ऑप्टिशियंस रूम। और चौथा सोलर हीटर्स या सोलर कुकर्स, इसमें भी फॉर रिफ्लेक्शन प्रोसेस को लाइट को एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कराने के लिए सोलर हीटर्स और सोलर कुकर्स में भी हम लोग
प्लेन मिरर का यूज करते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर एंड दीज आर द सम यूजेस. इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप अपने आप से उनको गेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जहां प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पर आप पूछ लोगे. सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बहुत ही जल्दी थर्ड पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे.